अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो विद्युत का सुचालक होती है। विद्युत का सुचालक मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक विद्युत का कोई छड़ है, तो वो विद्युत एक छोर से दूसरी छोर में पहुंच जाती है, यानी एक कोना से दूसरी कोना में पहुंच जाती है। उसी को हम लोग विद्युत का सुचालक कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ चल गया, ठीक। तो लेकिन हम लोग पढ़े थे कि अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है, यानी सुचालक है, ठीक। अब क्वेश्चन 8 को देखिए। एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक मतलब कि इस कोना से लेकर यहाँ तक विद्युत नहीं जाती है, ऊष्मा नहीं जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कुचालक, ठीक है। तो क्या क्या है? पारा और सीसा। पारा और सीसा उसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। बोल रहा 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्रता अवस्था में पाई जाती है। तो क्या क्या धातु है? तो देखिए, एक हो गया सोना, एक हो गया प्लेटिनम, ठीक। अगला 10 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन में है एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अर्थात कमरे के तापमान मतलब ताप मतलब कि कमरा के तापमान जितना होता है उतना तापमान पर, तो उसमें भी आपका आंसर हो जाएगा पारा। क्वेश्चन में वाला आता है, पूछा जाता है कि ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अर्थात लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव मतलब लिक्विड, जैसे पानी, दूध, तेल, ऐसे लिक्विड अवस्था है, ठीक। तो अधातु है जो सामान्य ताप पर, जो नॉर्मल ताप होता है उसमें द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देख सकते हैं ब्रोमीन, जिसको Br बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान दीजिए। उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत के प्रवाह का तीव्र प्रतिरोध करता है। तीव्र मतलब जल्दी, प्रतिरोध मतलब रुकावट, जल्दी रुकावट करता है, उसका नाम है पारा, ठीक, पारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। लिखा है 2 ऐसी धातुओं का नाम बताएं जो सर्वाधिक आघातवर्ध तथा तन्य हो। मतलब आघातवर्ध किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई छड़ है, हम उसको पीट पीट के उसका पतला चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पीट के, ठीक है, एकदम पतला बना देंगे। कोई छड़ था उसका एकदम प्लेट जैसा बना दिए, तो उसको आघातवर्धकता गुण कहते हैं। और तन्यता गुण किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई छड़ है, उसको गर्म करने के बाद उसको खींच करके, ये देखिए खींच करके तार के रूप में बदल सकते हैं, उसी को हम लोग तन्य कहते हैं। तो बोला ऐसी 2 ऐसी धातु के नाम बताएं जो क्या होगा, सबसे ज़्यादा आघातवर्ध और तन्य हो, ठीक। तो एक हो गया सोना, दूसरा हो गया चांदी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 14 में देखिए कि विद्युतीय परिपथ बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ताम्र, Cu, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, किन्हीं 2 उपधातु तत्वों के नाम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन,
एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधातु है लेकिन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब आगे समझते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में बोला दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखिए। ठीक, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक, अगला 18 नंबर को देखिए, भारत के एक अयस्क का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अयस्क होगा सिनेबार और सूत्र होगा HgS। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 19 नंबर को आप ध्यान से देखिए, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो भारत का। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे कम ऊष्मा का चालकों के नाम बताइए। यानी सबसे कम ऊष्मा चालकों के नाम बताइए। तो सीसा और पारा ऐसा है जो ऊष्मा का सबसे कम चालन करता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 21, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम बताइए। यानी भूपर्पटी मतलब भूमि के ऊपर में सबसे अधिक कौन सा चीज प्रचुर पाया जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है? तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक, और दूसरा देखिए 22 नंबर में, भूपर्पटी में दूसरे सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम। दूसरा तो सिलिकॉन जो है, और दूसरा उसका जमीन पर पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक, चलिए अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 के बाद अब 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोले क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है? यानी जब धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। इसको आप याद कर लीजिएगा। 24, उन धातुओं का नाम बताइए जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो हाइड्रोजन के साथ कौन कौन धातु अभिक्रिया करती है? Na मतलब सोडियम, K और Ca। यानी सोडियम पोटेशियम, K से पोटेशियम, Ca कैल्शियम। ऐसे भी जो है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए अब 25 नंबर, दो धातुओं का नाम बताएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो Mg और Zn। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, दो धातुओं के नाम बताएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो जो नहीं करती और Cu और Au है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, धातु एवं हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए समीकरण लिखें। तो समीकरण यह दिया हुआ देख सकते हैं, Ca अब ब्रैकेट में S लिखा है। ठीक है, और सॉलिड बोल सकते हैं इसको, S ब्रैकेट का मतलब सॉलिड, तो Ca। ठीक है, प्लस H2 इधर बनेगा CaH2। ये आपका सूत्र हो गया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे देख सकते हैं 28 नंबर पे, क्या होता है जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? तो इस अभिक्रिया में धातु के लवण तथा हाइड्रोजन के गैस का निर्माण होता है। यानी धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। 29 नंबर में, कौन सी धातु भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती? यानी कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती? यानी कौन सा धातु जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो ये सीसा, कॉपर, चांदी, सोना, ऐसे भी क्या है जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। 30 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो मैग्नीशियम। 31 नंबर, दो ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जिनका गलनांक बहुत कम होता है, यानी गलनांक बहुत कम होता है, मतलब तुरंत गल जाता है। ठीक, तो गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसा है धातु जो तुरंत ही गल जाता है। ठीक है, यानी गलनांक बहुत कम होता है। 32 नंबर आप देख सकते हैं कि किस धातु को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है? यानी ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? द्रव क्वेश्चन ऐसा नहीं बोला है, बोला है कि किस धातु को छोड़कर, यानी एक धातु को छोड़ना है। सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। जितना सारा धातु होता है सब कमरे के ताप पर ठोस होती है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती। तो क्या है? पारा। एक कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में। ये इसको मरकरी भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए, दो आघातवर्ध धातुओं का नाम लिखें। तो आघातवर्ध मतलब जो आघात होकर के वो क्या होता है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, जैसे सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। ये सभी आघातवर्ध धातुओं का नाम है, और भी होगा लेकिन यहाँ पर दो ही बोला था, तो सोना और चांदी। 34 क्वेश्चन, एक अधातु का नाम लिखिए जो कठोरता होता है। अधातु है लेकिन क्या है, कठोर है। तो हीरा एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा धातु है जो धातु नहीं है, अधातु है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो देखिए कार्बन के अपरूप हीरा लिखा हुआ, तो आप डायरेक्ट हीरा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखें जो जल में आग उत्पन्न करती है। यानी दो धातु है जो जल में भी आग उत्पन्न कर सकती है। तो उसमें एक हो गया पोटेशियम और दूसरा हो गया सोडियम। ठीक, चलिए अब आगे 36 में आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो आप इसको देख सकते हैं, 3Fe ऐसे करके आप दिया 4H2O और एरो के बाद लिखा हुआ है Fe3O4 प्लस 4H2। इस समीकरण आपको याद कर लेना है। ठीक, आप देख सकते हैं 37 को आप देख सकते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आप देख सकते हैं Li लिथियम हो सकता है, K पोटेशियम और Na सोडियम। ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील अर्थात क्रियाशील धातु है, इसीलिए सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर खुला में छोड़ देगा तो वो हवा के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। ठीक, चलिए 38 को समझते हैं। धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो उपचयन की प्रक्रिया। क्या है? उपचयन की प्रक्रिया। 39 को समझिए, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? संक्षारित मतलब जैसे मान लीजिए लोहा में जंग लगना, तो जंग लग गया, टीना का चीज़ है, जंग लग जाता है तो वो संक्षारित हो जाती है। तो ऐसा कौन सा धातु है जो आसानी से जंग नहीं लगता है, आसानी से संक्षारित नहीं होता? तो सोना और चांदी, इसीलिए आभूषण के रूप में सबका यूज किया जाता है। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखिए, 40-41 क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या है? तो कैल्शियम है। चलिए 41, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन की परत क्यों होती है? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इस वजह से। 42 में देखिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु एक ऐसी ऑक्साइड बनाती है। तो
ऑक्सीजन के साथ संयुक्त मतलब मिल करके जो अधातु हो क्या ऑक्साइड बनाती है, तो अम्लीय या फिर उदासीन। अम्लीय मतलब खट्टा जैसा ऑक्साइड बना सकती है, या फिर उदासीन ऑक्साइड। उदासीन मतलब ना तो खट्टा लगेगा ना तो क्षारीय लगेगा, तो उसी को उदासीन कहते हैं। तो दोनों प्रकार का बनाया जा सकता है, बनता है। 43 में सबसे अधिक तन्य धातु का नाम, तो हो गया आपका सोना। सोना को तन्य मतलब तार के रूप में सबसे लंबा खींचा जा सकता है, इसको सबसे ज्यादा तन्य धातु सोना होता है। अब देख सकते हैं 44, कॉपर की एक के मिश्र धातु का नाम बताएं, तो कॉपर का एक मिश्र धातु आपका पीतल होता है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, यानी ताम्र और टीन का जो मिश्रण होगा उससे कांसा बनता है। ठीक, अब देखिए 46 में ताम्र तथा जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जब ताम्र और जिंक मिलेगा तो मिश्र धातु बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पीतल बोलेंगे। अब 47 में देखिए, जब सीसा, सीसा मतलब लेड, एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम बताइए। मतलब सीसा और टीन मिला देंगे तो जो मिश्र धातु बनेगा उसका नाम क्या है, तो बोलेंगे सोल्डर। ठीक, 48 में देखिए, सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन कौन से अव्यय है, यानी सोल्डर जो धातु बना, सोल्डर मिश्र धातु बना तो उसका कौन कौन सा अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है भाग, हिस्सा, भाग या हिस्सा। ठीक, तो देख सकते हैं सीसा और टीन से। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे हम लोग समझ। तो देखिए इसमें धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि क्या है। इन धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि क्या है, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण, ये आपका अपद्रव्य को हटाने का सबसे अधिक प्रचलित विधि है।